हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता तो चल गया होगा कि आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर यानी नॉन कोर डेटा के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं और इस साल भी आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारे रिपीट होकर ही आते हैं। तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे आपको, वो आप लोग ध्यान से कॉपी में नोट करके फिर उसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने क्वेश्चन की सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन मेटामेरिज्म। तो आपको मेटामेरिज्म डिफाइन करना है। मेटामेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानो मेटामेरिज्म जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एनालिट्स का। मेटामेरिज्म क्या होता है, एनालिट्स का ये कैरेक्टर है। मेटामेरिज्म ये होता है कि ये एक बॉडी टाइप है, किसका, एनालिट्स का बॉडी टाइप है, जो कि वर्म लाइक एनिमल होते हैं। एनालिट्स क्या होते हैं, वर्म लाइक एनिमल होते हैं और उनके बॉडी का जो टाइप होता है वो मेटामर टाइप का होता है। कैसे, देखो वो जितने भी बॉडी उनके बॉडी होते हैं ना एनालिट्स के, वो सेगमेंटेड होते हैं। सेगमेंटेड बॉडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। देखो मान लो कोई भी एनालिट, अगर कोई एनालिट की बात करते हो आप लोग, तो उसका बॉडी एक सेगमेंट से मिलकर बना होता है। एक सेगमेंट ये हो गया, ऐसे सेगमेंटेड बने होते हैं बॉडी। ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेगमेंट में, मतलब मान लो खंड में बटा हुआ होता है, उसको कहते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म ये पूरी बॉडी को कहेंगे, पूरी प्रोसेस, मतलब जिस प्रोसेस से बनते हैं उसी को मेटामेरिज्म बोलते हैं। और फिर अगर एक सेगमेंट की बात करें, इसके एक सेगमेंट की अगर इसकी बात करें तो इसे कहते हैं मेटामियर, मेटामर या फिर मेटामेयर कहते हैं, ठीक ना। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इससे पहले रफ कर देते हैं इतना। तो फ्रेंड्स, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कोरल। तो कोरल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जानो कोरल्स कौन से फाइलम में पाए जाते हैं। तो कोरल पाए जाते हैं अपने फाइलम नाइडेरिया में। तो कोरल्स आर कॉलोनियल मैराइन इनवर्टिब्रेट्स। देखो यहाँ पे कॉलोनियल मैराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक अकेला एनिमल ही कोरल बना लेता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलिप। पॉलिप तो मतलब आप बीएससी में ही पढ़ते आए हो, कोरल भले ही बीएससी में ना पढ़े हो लेकिन पॉलिप तो बीएससी में पढ़े ही हो। पॉलिप क्या होता है, पॉलिप स्ट्रक्चर होता है, फाइलम नाइडेरियम वो भी पाया जाता है। ओबिलिया को पढ़े हो ना बीएससी में, ओबिलिया, तो ओबिलिया पढ़े हो तो कोरल पॉलिप कैसे नहीं पढ़े हो। देखो पॉलिप जो होता है वो है एसेक्सुअल पार्ट, किसका होता है, ओबिलिया का या फिर फाइलम नाइडेरिया का। इसमें ये खाने पीने वाला पार्ट होता है, इसको केवल खाने से मतलब होता है। और जो मेड्यूसा होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब होता है। तो पॉलिप जो होता है, यहाँ कोरल के केस में हम लोग पॉलिप पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे, कभी कभी कोरल को ही पॉलिप बोल देते हैं। तो पॉलिप क्या होता है, पॉलिप ये होता है कि उसके पास क्या होता है, पॉलिप के पास एक पेट होता है, क्योंकि खाओ पचाओ इंसान है, उसके पास पेट होगा। और स्टमक की ओपनिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक की ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम लोग माउथ बोलते हैं। मतलब माउथ भी है और पेट भी है, तो खाता है पचाता है पूरा। तो आई थिंक कोरल समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, इससे पहले रफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस है, किस में होता है, सेल्स में होता है, जो कि वाटर और सॉल्ट की अमाउंट को बैलेंस करता है। ना वाटर का अमाउंट ज़्यादा होने देता है और ना ही सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होने देता है। कौन सा, ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस। अच्छा, ये ऑस्मो रेगुलेशन जो प्रोसेस होता है वो प्रोटोजोन में कौन से ऑर्गेनेल से होता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल हो जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन का नाम लेती है, आपको एक ऑर्गेनेल का नाम याद आना चाहिए, वो होता है कौन सा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस ऑर्गेनेल से ऑस्मो रेगुलेशन होता है, इसमें प्रोटोजोआ में, और सारे फाइलम में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ पूछेगा आपसे एग्जाम में। और ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, वाटर और सॉल्ट की अमाउंट को ये क्या कहता है, बैलेंस करता है। और ये कौन से सेल ऑर्गेनेल के हेल्प से होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, अंदर से जितने भी पानी होते हैं, एक्स्ट्रा पानी होते हैं, उन्हें वैक्यूल अपने अंदर भर के बाहर लाके डिफ्यूज कर देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रास्ते बाहर डिफ्यूज कर देता है, ठीक ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑस्मो रेगुलेशन तो हो गया, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कई टाइप के पाए जाते हैं,
तो उनके आप लोग नाम बताने हैं, आप लोग को उनके नाम बताने हैं, कौन कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। चलिए हम बता देते हैं कुछ नाम। तो गिल्स भी हो जाते हैं, इसमें गिल्स भी पाए जाते हैं ऑर्थ्रोपोड्स में, और ट्रैकिया भी पाए जाते हैं, ट्रैकिया। फिर पाए जाते हैं बुक लंग्स, और एक और पाए जाते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर, उन्हें स्पाइरिकल्स बोलते हैं। अच्छा देखो, गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स, स्पाइरिकल्स, ये 4 टाइप के आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं किसमें, ऑर्थ्रोपोड्स में। तो देखो गिल्स तो किसमें पाए जा सकते हैं, गिल्स के नाम सुनते आप लोग को पता चलना चाहिए कि वो पानी में जितने भी रहते हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं। तो कुछ ऑर्थ्रोपोडा के कुछ मेंबर्स वाटर में भी रहते होंगे तो उन्हें पाए जाते हैं, उनमें गिल्स पाए जाते हैं। ट्रैकिया भी पाए जाते हैं। ट्रैकिया किस में पाए जाते हैं, ये इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, और आर्कनिड्स में, इंसेक्ट्स और आर्कनिड्स में ट्रैकिया पाए जाते हैं। अच्छा, बुक लंग्स भी पाए जाते हैं। बुक लंग्स भी एक स्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं। बुक लंग्स पाए जाते हैं स्कॉर्पियन में, और स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। स्पाइरिकल्स किस में पाए जाते हैं, ये इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक ना, ये हमारा इम्पोर्टेंट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और पैरासिटिज्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशिया। आपको क्रस्टेशिया में पैरासिटिज्म बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेड्यूला ऑफ गैस्ट्रोपोड। तो गैस्ट्रोपोड में आपको, गैस्ट्रोपोड के रेड्यूला पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये रहा अपना शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब इन डिटेल पॉलीमॉर्फिज्म इन नाइडेरिया। तो नाइडेरिया में आपको पॉलीमॉर्फिज्म बताना है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब देखो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली और मॉर्फिज्म में आप लोग को एक चीज दिख रहा है, पॉली मतलब मेनी, ठीक है, एक से अधिक पॉली हो जाता है, और मॉर्फिज्म मतलब हो जाता है कि कितने उसके मॉर्फोलॉजी होते हैं, कितने उसके रूप पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्म्स, कितने फॉर्म्स पाए जाते हैं उसके। तो यही बताना नाइडेरिया में कितने फॉर्म होते हैं। पॉली मतलब एक से अधिक, और मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं, मॉर्फोलॉजी उसका देखने में कैसा हो सकता है। तो उसी को मतलब पॉली मतलब मेनी, मॉर्फोलॉजी उसका कई सारा मॉर्फोलॉजी होता है, तो कौन कौन सा होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो क्या बताओगे। अच्छा, नाइडेरिया पूछ रहा है, नाइडेरिया में पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में इसमें बस बताना है। पॉलिप और मेड्यूसा वो भी नाइडेरिया में आते, जैसे ओबिलिया पढ़े थे ना आप लोग बीएससी में ओबिलिया पढ़े हो, तो सबसे इजी वही क्वेश्चन आता है, पॉलिप और मेड्यूसा। वहाँ पे डायरेक्ट पूछ लेता है पॉलिप और मेड्यूसा को डिफाइन करिए। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है मॉर्फोलॉजी इन पॉलीमॉर्फिज्म इन इसमें नाइडेरिया में, तो वही लिखना है पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन स्पंजेस। देखो स्पंजेस जो होते हैं, स्पंजेस कौन से होते हैं, पोरिफेरा होते हैं। तो पोरिफेरा में किस टाइप के कितने कितने सेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, उसको आपको इसमें डिफाइन करना है, और लॉन्ग आंसर में डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन बताना है। कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसको ऐसे पूछ सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। तो भी आपका आंसर यही वाला होगा, कॉन्जुगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम होता है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, पैरामीशियम में तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो क्या होता है उसमें, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बनता है, दो मतलब पैरामीशियम के बीच में या फिर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। यहाँ पे पैरामीशियम का बात हो रहा है, तो पैरामीशियम के बीच में क्या बनता है, दो कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बनते हैं। बैक्टीरिया में आप लोग कॉन्जुगेशन पढ़े होना, एकदम सेम टू सेम कॉन्जुगेशन यहाँ भी होता है। तो पैरामीशियम में क्या होता है, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस। तो माइक्रो न्यूक्लियस क्या होता है, माइक्रो न्यूक्लियस किसमें पार्टिसिपेट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और जो मैक्रो न्यूक्लियस मतलब बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है वो इधर उधर नहीं जा पाता है, ठीक ना। माइक्रो न्यूक्लियस छोटा होता है, तो एक पैरामीशियम से निकल के दूसरे पैरामीशियम में वो आसानी से चला जाता है। और वो जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है उसी में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किया रहता है कौन सा न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। तो माइक्रो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, वो एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में जाता है, तो हम उसी को कॉन्जुगेशन बोल देते हैं। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान मतलब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, एक पैरामीशियम दूसरे में, एक पैरामीशियम से दूसरे में जाता है। तो कैसे जाता है, एक ट्यूब बनता है दोनों पैरामीशियम के बीच। मान लो ये दो पैरामीशियम है, ये दोनों, ये मान लो जो मार्कर है वो मान लो ट्यूब बन गया है,
ये एक पैरामीशियम है, ये दूसरा पैरामीशियम है। एक पैरामीशियम ऐसे ट्यूब बना लिए। अब इसी ट्यूब के रास्ते देखो, इसी रास्ते क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल निकल के या तो इसमें जाएगा, तो इसका निकल के इसमें आएगा, ठीक ना। तो इसी को कहते हैं, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं तो उसी को तो बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं ना। तो वही यहाँ पे होता है पैरामीशियम में। 2 न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो एक मैक्रो। तो माइक्रो न्यूक्लियस निकल के एक से दूसरे में जाता है। माइक्रो न्यूक्लियस ही पार्टिसिपेट करता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अच्छा, मैक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, मैक्रो न्यूक्लियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो माइक्रो न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस बस सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और कोई काम नहीं करता वो ज़्यादा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बीएससी में, तो मतलब हर साल पूछा जाता है। जहाँ भी जिस भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा बीएससी में ये वाला क्वेश्चन पहले ही रहता है, कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा। पोरिफेरा में कैनाल सिस्टम, ये एमएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो भी एक बार पढ़ लेना आप लोग, क्या पता आ जाए। देखो 3 टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं पोरिफेरा में। पोरिफेरा कौन से होते हैं, स्पंजेस होते हैं। पोरिफेरा में 3 टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप। जो सबसे मोस्ट अगर आपको शॉर्ट में पूछना रहेगा ना तो वो हमेशा यही पूछता है, एस्कॉन टाइप आप बताइए, साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप जो कैनाल सिस्टम होता है वो हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ भी पूछा जा सकता है बीएससी में, तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है कैनाल सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस इन डिटेल्स द पैरासिटिक एडाप्टेशन इन प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस में पैरासिटिक एडाप्टेशन बताना है, कैसे कैसे पैरासाइट वो एडॉप्ट किया उसको बताना है। प्लेटिहेल्मिन्थेस कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, फ्लैटवर्म्स आते हैं, फ्लैटवर्म। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब इन डिटेल्स वाटर वैस्कुलर सिस्टम। देखो वाटर वैस्कुलर सिस्टम और कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं, कैनाल सिस्टम को वाटर कैनाल सिस्टम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड यहाँ पे कैनाल सिस्टम, दोनों आप लोग को सेम नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। ये पाए जाते हैं पोरिफेरा में और ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होते हैं वो पाए जाते हैं अपने इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में। इकाइनोडर्मेटा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। अब कंफ्यूज मत होना कि कैनाल सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम दोनों सेम है, दोनों एकदम डिफरेंट है। ये पाए जाते हैं इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में कौन से आते हैं, स्टारफिश वगैरह आते हैं इकाइनोडर्मेटा में। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया तो यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ है। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के फाइलम में एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पाइला। तो पाइला में आप लोग को एक्सक्रीटरी सिस्टम बताना है। पाइला कौन से फाइलम में आता है, पाइला आता है मोलस्का में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, टोरिजन इन गैस्ट्रोपोड। गैस्ट्रोपोड का टोरिजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकीटा। पॉलीकीटा में आप लोग को एडाप्टिव रेडिएशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट एन एसे ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। ये तो मतलब कौन नहीं जानता, इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से ही, तो इसको तो ऐसे ही कर लोगे। न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो सब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेट्रोमेटाबोला एंड हेमीमेटाबोला। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन था। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेट्रोमेटाबोला एंड हेमीमेटाबोला। तो ये रहा आपका आज के क्वेश्चन का सीरीज। इससे बाहर आपको नॉन कोर्डेटा के पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस आप ये 18 क्वेश्चन पढ़ लो। 18 का इसमें से आप लोग 10-12 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आप लोग का आराम से पेपर निपट जाएगा। लेकिन ये जो हमने बताया है ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं, ठीक ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वैसे भी ये पेपर नंबर 1 था, वैसे पेपर नंबर 2nd, 3rd एंड 4th का भी वीडियोज़ हम लोग बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो वो सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। तो और अपने फ्रेंड्स के पास ये सब सारे शेयर भी कर देना ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। और हाँ, इससे बार आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉन कोर्डेटा के लिए इतना ही पढ़ो, इससे बाहर कुछ मत पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।